लास्ट टाइम चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजमेंट पॉपुलेशन, ठीक है, फिनिश हो गया था। छोटा सा टॉपिक उसमें समझ लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं और के सेलेक्टेड स्पीसीज। ये आपको टॉपिक कहाँ मिलेगा? जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन वाला ही टॉपिक दिया हुआ बुक में। कौन सा टॉपिक है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन टॉपिक है ना, इसी में दिया हुआ है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। किसी को पता है? कोई बताएगा क्या है आर सेलेक्टेड, के सेलेक्टेड क्या होता है? कोई एक डिफरेंस बताइए दोनों में। हाँ, चैप्टर वही है, उसमें टॉपिक है, उसमें छूटा हुआ था तो इसमें इसको कंप्लीट कराना। देखिए आर सेलेक्टेड क्या होता है? हाँ, अनलिमिटेड, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो क्या है, जिनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आर सेलेक्टेड। मतलब वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती हैं। जब आपको दो टाइप का मैंने कर्व बताया था, पॉपुलेशन कर्व कितने टाइप का था? जे शेप और एस शेप। जे शेप वाले में जो स्पीसीज होती हैं, फूड और स्पेस अनलिमिटेड होता है, वहाँ कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन क्रॉस कर जाती है, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आर सेलेक्टेड का मतलब है कि जिस स्पीसीज का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं? आर सेलेक्टेड। या आप बोलेंगे जिसका आर वैल्यू ज़्यादा है। उसमें एक था dN/dt=Rn, ठीक है। आर क्या वहाँ पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या उसी को बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ इनका क्या होता है? हाई रिप्रोडक्शन रेट है। रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई क्या है? आर वैल्यू है। आर वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। आर को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल या। और इनका क्या होता है? के सेलेक्टेड का लो रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। दूसरा क्या है? आर सेलेक्टेड स्पीसीज अपनी जो एनर्जी होती है इसको किस में लगाते हैं? रिप्रोडक्शन में। ये सोचते हैं कि मेरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाए, ठीक है। इसको सर्वाइवल में नहीं लगाते अपनी एनर्जी। छोटी स्पीसीज जो छोटे साइज की होती हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाहती हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये क्या है? अपनी एनर्जी को रिप्रोडक्शन में वेस्ट करते हैं ज़्यादा। यहाँ लिखेंगे यूज एनर्जी। अपनी एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। और ये किसके लिए यूज करते हैं? जिंदा रहने के लिए, क्योंकि एक लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ये जे शेप कर्व जब बनता है तो वहाँ स्पीसीज बहुत समय तक भी जिंदा रहती है ना, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते हैं? यूज एनर्जी फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए। अगला डिफरेंस है, ये साइज में छोटी होती हैं। अगर ऑप्शन दे दिया जाए इसमें से कौन सी आर सेलेक्टेड है, इसका साइज छोटा होता है, वही आर सेलेक्टेड होती है। साइज छोटा है और नंबर ऑफ टाइम रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। छोटे साइज के होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा बनती हैं, और जो बड़े साइज का होता है वो ऑफस्प्रिंग कम बनाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो साइज क्या है इनका? लो है, ठीक है, साइज छोटा होगा। और क्या है? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा इनका? हाई होगा। और इनका क्या होगा? साइज बिग होता है, साइज बड़ा होता है। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं? ये कम बनाते हैं। समझ में आया? तो मेन यहीं से आप डिफरेंस समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब किसी को क्वेश्चन पूछना हो चैप्टर से तो बताइए। उस दिन कोई ये पूछ रहा था, हम जल्दी में थे, बता नहीं पाए थे, हम फिर भूल गए। बताइए, इधर कोई पूछ रहा था, तुम पूछ, कोई है? क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं आया तो बताइएगा।
देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए क्या, इसका कुछ क्वेश्चन बता दिया जाए। बताइए लाइए। हाँ चैप्टर हम देख लें इनका कुछ क्वेश्चन, एक सेकंड। एसिम्प्टोट इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, बोल रहा है एसिम्प्टोट कब होगा, जब k की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो एसिम्प्टोट कर्व जब सीधा हो जाएगा। सिग्मोइड कर्व बनता है ना, सबसे लास्ट की जो अवस्था होती है, पहली कौन सी स्टेज आती है, लैग फेस, फिर कौन सा, हाँ एक्सक्लेरेशन, तो लास्ट में आता है एसिम्प्टोट, मतलब जो कांस्टेंट हो जाता है, लैग लॉग, ठीक है, और डिक्लेरेशन फेज, लॉग को क्या बोलते हैं आप, एक्सक्लेरेशन फेज बोलते हैं, लास्ट में कर्व सीधा हो जाएगा। ये मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर ये था इस तरीके से, ये वाला कर्व देखिए, यही तो है, ये वाली स्टेज कौन सी है, एसिम्प्टोट या कांस्टेंट स्टेज। यहाँ इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं आप, टाइम, इस पर नंबर ऑफ स्प्रिंग कितना बढ़ रहा है, मैक्सिमम कितना बढ़ेगा के, यही तो होता है कि ऑप्शन में दिया है इस स्टेज पर कितना पॉपुलेशन हो जाएगी, वो पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि के मैक्सिमम है ना। के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, इससे ऊपर तो नहीं जा रहा ना, एन की वैल्यू जो होगी वो के के बराबर रहेगी, क्योंकि इस एक्सिस पर एन चल रहा है, तो यहाँ के इक्विवेलेंट हो जाएगी इस लाइन पर, जितना एन है वही के बोला जाता है, समझ में आया, एन इक्वल टू के हो गया, ये ले जाओ। और कोई, तो अगला चैप्टर देख लीजिए, ये चैप्टर जल्दी से फिक्स हो जाए, इकोसिस्टम, छोटा चैप्टर है, ठीक। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, अर्तन, ठीक है, हाँ दिखाइए हमको, प्रेइंग मैंटिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द, प्रेइंग का मतलब शिकार हो गया, ठीक है, मैंटिस का एक मिनट देखते हैं क्या मीनिंग होता है, तो आपको बताते हैं। बता रहे हैं, एक सेकंड। ग्रास ऊपर है, ठीक है, एक ही ऑर्डर है, कीटों का एक ऑर्डर है मैंटिस, ठीक है, उसमें क्या आता है, ग्रास ऊपर। अब इसको ओपन करिए, लाइए, कैमोफ्लाज शो करता है प्रेइंग मैंटिस की मुलेरियन मिमिक्री की वार्निंग कलरेशन की सोशल इंसेक्ट है, कैमोफ्लाज, ठीक है, इन्वायरमेंट में अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने कलर को चेंज करते हैं, वही प्रेइंग मैंटिस होता है, गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये लो जी, हाँ, तो ये इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है, इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, इस अर्थ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का सम क्या होता है, इकोसिस्टम। बुक में लिखा हुआ है इट इज द यूनिट ऑफ द नेचर, नेचर का यूनिट, क्योंकि नेचर में क्या है, लिविंग है और नॉन लिविंग। जैसे हमारी बॉडी है, एक तो बॉडी का यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, उसी तरीके से नेचर में छोटे छोटे क्या हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, सारे इकोसिस्टम से मिलकर ही नेचर बना हुआ है, तो नेचर जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है, नेचर का यूनिट है, समझ में आया। तो आप लिख लीजिएगा ये क्या है, यूनिट ऑफ नेचर। आगे और कुछ लिखा हुआ है इसमें, इट इज द यूनिट ऑफ नेचर इन विच द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट टू द बायोटिक एबायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब इकोसिस्टम में होता क्या है, दो चीजें होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट होता है, जीव होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट होता है। एबायोटिक का मतलब टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सारी चीजें।
तो इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, एक जीव का दूसरे जीव से इंटरेक्शन भी होता है और एक जीव अपने इन्वायरमेंट या वातावरण से इंटरेक्ट करता है। इकोलॉजी आपने पढ़ा ना, इकोलॉजी कहाँ है आखिर? इकोलॉजी को हम जो पढ़ते हैं तो आखिर इन्वायरमेंट में तो है, इकोसिस्टम में है ना। इकोलॉजी में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन रखता है और एक ऑर्गेनिज्म का उसके अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में दोनों चीजें होती हैं और इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन भी करते हैं। समझ में आया? अब देखिए इकोसिस्टम जो है छोटा भी हो सकता है और बड़े साइज का भी। छोटा कैसे? पॉन्ड एक तालाब भी इकोसिस्टम है और एक बहुत बड़ा क्या है, ओशियन भी इकोसिस्टम होता है। अब कहा जाए सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा होता है? सबसे छोटा ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद सबसे छोटा इकोसिस्टम है और सबसे बड़ा कौन सा होता है? ओशियन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो इकोसिस्टम है वो है ड्रॉप ऑफ वाटर और लार्जेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा? ओशियन होगा। चलिए ओशियन तो समझ में आता है, बहुत बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम। लेकिन ड्रॉप ऑफ वाटर कैसे है? इस ड्रॉप ऑफ वाटर में आपके पास क्या होंगे? माइक्रोब्स होंगे, नहीं होंगे? और क्या है? वाटर तो है ही है, टेम्परेचर भी होगा इसमें कुछ ना कुछ, ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होगी इसमें, इसका अपना पीएच भी कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट इसका, ये क्या हो गया? बायोटिक हो गया और ये क्या हो गया? ये बायोटिक। तो दोनों है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर में माइक्रोब होते हैं, ठीक है। और क्या है? नॉन लिविंग चीजें भी है। ये बायोटिक हो गया, ये बायोटिक। लेकिन हाइजीनिक वाटर नहीं होना चाहिए। अगर हाइजीनिक है तो उसमें माइक्रोब नहीं होगा, फिर वो इकोसिस्टम में नहीं आएगा। समझ में आया? ऐसा वाटर इसमें माइक्रोब ही नहीं है, एकदम नील है, ठीक। स्टरलाइज्ड वाटर उसमें नहीं होगा। पानी को एकदम उबाल दिया गया है तो उसमें उसकी एक बूंद जो है वो इकोसिस्टम में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो गया? ओशियन हो गया। अब इसके बाद में देखिए इकोसिस्टम पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है कि इकोसिस्टम स्टेबल होगा कि हाईली स्टेबल और लेस स्टेबल, दो तरीके के होते हैं। जिस इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस नहीं है, जिस इकोसिस्टम में क्या नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, खाना बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब मजबूत होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम लिखेंगे, इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन किस चीज पर डिपेंड करती है? पहला होता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब कितना भोजन बन रहा है, वहां पर ज्यादा भोजन बनेगा तो एनिमल्स भी तो ज्यादा होंगे। अगर प्लांट ज्यादा भोजन बनाएंगे तो क्या होगा? वहाँ एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। कहीं प्लांट्स बहुत कम है तो एनिमल्स की संख्या भी तो कम होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हाई होती है और नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस क्या होता है? कम, क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर हुआ तो वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, ठीक है। संख्या घटेगी तो संख्या घटना नहीं चाहिए, समझ में आए? कोई स्पीसीज विलुप्त नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इकोसिस्टम से कोई स्पीसीज विलुप्त हो गई तो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, समझ में आ रहा है? सब मौजूद होने चाहिए वहाँ पर, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तभी तो ये होगा कि स्टेबल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्टिविटी और डिस्टर्बेंस क्या है वहाँ पर। अब इसी के बेसिस पर देखिए हाईली स्टेबल इकोसिस्टम पूछा जाता है कि हाईएस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है और लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? आप बताइए। हाईएस्ट स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस इकोसिस्टम की होती है? ओशियन। आज कर लीजिए किसकी होती है? ओशियन, ठीक है। सबसे बड़ा है और सबसे
क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? बहुत सारी वैरायटी के आपको क्या मिल जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन मिल जाएंगी, एल्गी मिल जाएगी, फूड ज़्यादा बनता है। समझ में आया? और कोई ऐसा विशेष डिस्टर्बेंस नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा, कहीं फॉरेस्ट है तो वहाँ डिफॉरेस्टेशन करा दिया जाएगा, बिल्डिंग बनानी है तो स्पीशीज धीरे धीरे घटने लगेगी। लेकिन ओशियन में ऐसा कोई विशेष डिस्टर्बेंस नहीं होता है, समझ में? इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। साइज और सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी, तो लिस्ट में याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसमें आपको आंसर क्या देना है, लाइकेंस ग्रो ऑन द रॉक्स। लाइकेंस कहाँ ग्रो किए हुए हैं, रॉक्स पर अगर ग्रो किए हुए हैं, चट्टानों पर, तो सबसे लिस्ट इकोसिस्टम में होगा, वही उसका आंसर। सुन लीजिए क्यों, क्योंकि जहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं, अगर पॉल्यूशन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो लाइकेन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। समझ में आया? तो लाइकेंस ग्रो ऑन द रॉक्स, ये क्या है, लीस्ट इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, तो लिस्ट में रखिए, याद रखिएगा लाइकेंस चलिए बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया, ये कैसा इकोसिस्टम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छा इकोसिस्टम है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कहा जाए सर्च पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यही होती है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। बहुत घने जंगल है यहाँ पर, बारिश बहुत होती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, फूड बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये भी अच्छा इकोसिस्टम है, स्टेबल होता है। तो लीस्ट स्टेबल में केवल कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको ध्यान रखना है कहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा। अगर इसी ऑप्शन की जगह, इसी की जगह उसने लिख दिया कि माउंटेन्स, इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द माउंटेन, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तो वो सही होगा, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस है, बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो क्या है, वहाँ स्पीशीज प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती है। एल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा रीजन जो होता है, हमेशा बर्फ जमी जाती है। समझ में आ रहा है? तो लीस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कुछ साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि पूरा अर्थ की एक इकोसिस्टम है। लिखा है लाइन, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट होल अर्थ इज ए इकोसिस्टम। पूरे अर्थ को इकोसिस्टम मानते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम मतलब हमारी पूरी जो अर्थ है ये क्या है, एक इकोसिस्टम है, इसको ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट पूरी अर्थ को ही इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम में दो ही चीजें हैं, बायोटिक है और एबायोटिक, तो अर्थ पे दो ही चीजें तो हैं। ठीक है, तो होल अर्थ को क्या मान लेते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम। और इस पूरे अर्थ पे जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इसमें आपको नेचुरल इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पहले देखिए टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा कौन सा मिलेगा, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो इकोसिस्टम सरफेस पे देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, स्थल वाला। और जो वाटर में है वो क्या है, एक्वाटिक होता है। ठीक, इसके भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल है और मैन मेड है। मैन मेड, ठीक है, इसमें भी होगा, एक्वाटिक में भी क्या है, नेचुरल है और मैन मेड। बताइए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नेचुरल का एग्जांपल कोई बताएंगे? किसका? टेरेस्ट्रियल में टेरेस्ट्रियल होना चाहिए और प्रकृति ने बनाया, नेचुरल जंगल, ग्रासलैंड हो गया। ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है। कैसे है, ग्रासलैंड में आपको बायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा और एबायोटिक, प्लांट्स मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे, ग्रासहोपर होगा, फ्रॉग होगा, स्नेक होगा, और एबायोटिक में क्या है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सारी चीजें हैं। फॉरेस्ट हो गया, जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया। और बताइए डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट हो गया जो क्या है, टेरेस्ट्रियल है और नेचुरल इकोसिस्टम। और माउंटेन्स हो गया, ठीक है, हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक, मैन मेड का बताइए, ये तो बहुत ज्यादा है। मैन मेड, टेरेस्ट्रियल में मैन मेड, हाँ फार्मलैंड। ठीक है, या क्रॉप फील्ड, बुक ने लिखा है क्रॉप फील्ड। एक्वेरियम भी कहा, एक्वेरियम टेरेस्ट्रियल नहीं है। क्रॉप फील्ड का मतलब समझते हैं, खेत का एक पूरा एक खेत अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ठीक है, जो खेत होता है, क्रॉप का फील्ड होता है, वो क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है, मनुष्य ने बनाया, फसल वाला, क्योंकि वहाँ पर प्लॉइंग करके और ये सारी चीजें मनुष्य करता ना खेती। तो क्रॉप का एक फील्ड अपने आप में क्या है, एक मैन मेड टेरेस्ट्रियल में आता है। समझ में आया? एक्वाटिक में आ जाइए, और कोई बताएंगे इसमें टेरेस्ट्रियल में मैन मेड? जू क्या है? जू चिड़ियाघर नेचर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट ला के रखिए, सॉरी एनिमल, उसमें क्या होता है, एनिमल्स ला के रखिए, तो वहाँ एनिमल्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। और ये बायोटिक में क्या है, बायोटिक तो हर जगह है ही। ठीक है, और क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है। ठीक है, प्लांट रखे जाते हैं वहाँ पर भी बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट। नेशनल पार्क क्या होगा, मैन मेड की नेचुरल? नेशनल पार्क, हाँ नेचुरल है। नेशनल पार्क में कवरिंग कर दी जाती है, उसको प्रोटेक्ट करा दिया जाता है, एरिया नेचुरल होता है, मैन मेड नहीं है नेशनल पार्क। समझ में आया? एक्वेटिक में नेचुरल क्या होगा, रिवर। रिवर अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ठीक है, और क्या है, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया। ठीक, और बताइए एस्टुरीज। एस्टुरीज जानते हैं क्या होता है? एस्टुरीज क्या है? जहां पर समुद्र का पानी रिवर के पानी के साथ मिलता है, तो जो बॉर्डर लाइन बनती है, जैसे इधर क्या है, सी है, इधर क्या है, रिवर है, दोनों का जब वाटर जहां मिलता है, उस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, एस्टुरीज। इसमें साल्ट होगा, कम होता है, क्योंकि रिवर इसमें साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, कम है, दोनों का वाटर यहाँ मिल रहा है, इस मिड पॉइंट को ही एस्टुरी बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन ऑफ द रिवर एंड ओशियन, समझ में आ रहा है, एस्टुरी होता है। मैन मेड में बताइए, एक्वेटिक में मैन मेड में क्या होता है, एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम। और क्या होगा, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड तो पिस्सीकल्चर किसमें आएगा, पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर जानते हैं, मछली पालन। मछली पालन के लिए पॉन्ड तैयार किया जाता है, मछलियां डाली जाती हैं। एक पॉन्ड हो गया नेचुरल, उसमें कुछ नहीं कर रहा मनुष्य, वो किसमें आएगा, नेचुरल में आएगा। लेकिन एक पॉन्ड तैयार किया गया, उसमें फिशेस डाले गए, वो मैन मेड है। पिस्सीकल्चर किसमें आएगा, मैन मेड। समझ में आ रहा है, मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा। तो देखिए, क्रॉप फील्ड को आप एग्रो इकोसिस्टम में लिख लीजिएगा, एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स होते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं इकोसिस्टम में, तो लिखेंगे इन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, बुक में तो बहुत कम लिखा हुआ है। ठीक है, आप फर्स्ट पेज पे जो सबसे लास्ट का पैराग्राफ मिलेगा आपको, फर्स्ट पेज पे सबसे लास्ट का पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा है क्या क्या होता है किसी इकोसिस्टम में। तो बताइए, किसी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होती है कि नहीं होती है? प्रोडक्टिविटी समझाना है कि क्या होता है, भोजन बनाना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, पौधे भोजन बनाते हैं, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी चीज बनाना, ये क्या है, प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या होता है इकोसिस्टम में, डिकम्पोजिशन। दूसरा देखिए, एनर्जी ट्रांसफर होगा। क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, वन ट्रॉपिक लेवल से क्या होगा, टू अदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी जाएगी। जैसे पौधे भोजन बनाते हैं, पौधों को कौन खाएगा, हार्बीवोर्स खाएंगे। हार्बीवोर्स को कौन खाएगा, प्राइमरी कार्निवोर खाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर, लास्ट में डिकम्पोजर्स। समझ में आया, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पौधे से
तो एक किसी इकोसिस्टम में भोजन भी बनता है, भोजन बनने के बाद में वो भोजन में जो ऊर्जा होती है वो अगले ट्रॉपिक लेवल पर, अगले ऊर्जा स्तर पर ट्रांसफर भी होती रहती है। और क्या होता है किसी इकोसिस्टम में, जब पौधे बढ़ जाएंगे या जानवर मर जाएंगे तो उनका क्या होगा, डेड बॉडी सड़ाया जाएगा ना, वो भी तो होता है इकोसिस्टम में। उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल। जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से वापस पौधों में चला जाएगा वो चीज, कुछ एनवायरमेंट में मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकिलिंग, सल्फर साइकिल, सल्फर इसी में आएगा ना, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वो इसी के टाइप है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये इकोसिस्टम में और क्या होता है इसके अलावा, और कोई बताएंगे, एक चीज और छूट रही है इकोसिस्टम में, और क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, वो तो हाँ वो आगे चीज है। इकोसिस्टम में पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता नहीं होता है, पहला ही लाइन ही लिखा गया बुक में कि इकोसिस्टम की परिभाषा लिखी है, इकोसिस्टम होता क्या है, उसने बोला है इट इज द यूनिट ऑफ द नेचर। फिर आगे क्या लिखा है कि इकोसिस्टम में हर जीव एक दूसरे जीव से मतलब रखता है, संबंध रखता है, उसका अपने ये बायोटिक कंपोनेंट से भी मतलब होता है। तो पॉपुलेशन में इंटरेक्शन भी होता है कहाँ, इकोसिस्टम में आपस में। लास्ट में लिख लीजिएगा, यही पे 5 नंबर में क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, हाँ सब आगे है, आगे बताएंगे, सक्सेशन आगे वाला टॉपिक समझ में आया। अब अगला जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या हेडिंग लिखा हुआ है उसमें, अगली हेडिंग बताइए, प्रोडक्टिविटी, नहीं एक हेडिंग बनाएंगे अपन, इकोसिस्टम फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, मतलब आप बोल सकते हैं कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स हमको पता है अभी तक, कंपोनेंट्स को ही पता ना, एक बायोटिक और ए बायोटिक, वो तो हम कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है इसके आधार पर दो कंपोनेंट। वैसे देखा जाएगा तो कंपोनेंट कितने हैं इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट इसका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। मतलब इकोसिस्टम में दो हिस्से हैं, कुछ चीजें मिल करके इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बनाती हैं, और बाकी क्या है, इकोसिस्टम में कुछ फंक्शन भी तो चलता है, जो काम होगा इकोसिस्टम में, जो फंक्शन चलेगा वो उसका फंक्शनल कंपोनेंट, जिस चीज से मिलकर इकोसिस्टम बनेगा वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में दो चीजें आती हैं, देखिए पहला क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, और क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस, सॉरी एविलनेस। उसमें निकालिए, एक लाइन लिखा हुआ है, पढ़िए इस लाइन को, लाइए समझा दें। देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ ओपन कर लिए सब लोग। सेकंड पैराग्राफ में एक लाइन है, सेकंड लाइन पढ़िए, आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। दोनों चीजों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। मतलब इकोसिस्टम में स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है, तो डाइवर्सिटी में दो चीजें आती हैं, सॉरी स्पीशीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, स्पीशीज कॉम्पोजिशन। जैसे ऐसे समझिए किसी भी इकोसिस्टम में कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, लॉयन है, टाइगर है, ठीक है, लियोपार्ड हो गया, प्लांट में ग्रासेस हो गया, हर्ब्स ट्री हो गया, कितने प्रकार की वहाँ स्पीशीज रह रही हैं, इसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस, इसी
के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं? स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है टाइप ऑफ द स्पीसीज, कितने प्रकार की स्पीसीज हैं इकोसिस्टम में, कितने प्रकार की। समझ में आया? इसका मतलब लिखिएगा यहाँ पर, ये क्या शो करता है? टाइप ऑफ स्पीसीज। चाहे आप इसको रिचनेस बोलिए, चाहे डाइवर्सिटी, तो सबको पता है ना विभिन्नताएं होती है, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी या रिचनेस ये क्या है? टाइप ऑफ स्पीसीज। फिर इसके बाद उनकी संख्या कितनी है? मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में 10 प्रकार की स्पीसीज हैं, कितनी है? 10 टाइप है। ठीक है, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से 10 टाइप की स्पीसीज हैं। तो और दूसरे इकोसिस्टम में क्या है? 5 प्रकार की स्पीसीज हैं। बताइए किसका स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है? 10 वाले का। यहाँ स्पीसीज, ये एरिया स्पीसीज रिच है, इसमें स्पीसीज का टाइप बहुत ज्यादा है। इवन और स्पीसीज इवननेस का मतलब होता है कितनी संख्या है, किसी स्पीसीज की संख्या कितनी है, ए की संख्या कितनी है। तो ए कितने हैं? मान लो यहाँ पर 5 हो गए, तो इसका स्पीसीज इवननेस कितना है? 5। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर कितना है, वो होता है इवननेस। समझ में आ रहा है? तो इवननेस क्या होता है? नंबर। इसी को बोलते हैं, एक लाइन लिखा है इन्यूमरेशन, ये क्या है? इसी को बोलते हैं इन्यूमरेशन, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर क्या है? इन्यूमरेशन। ठीक है, और किसी स्पीसीज की टाइप कितना है, वो है रिचनेस। रिचनेस के लिए एक और बोला आइडेंटिफिकेशन, इसी को और क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। जितनी ज़्यादा प्रकार की चीज़ें होंगी, पहचानेंगे कैसे? ये स्पीसीज ए है, ये बी है, ये सी है, आप पहचान रहे हैं ना। तो पहचान रहे हैं तो वो अलग अलग टाइप की स्पीसीज होंगी, तभी तो उनको अलग अलग पहचानेंगे। ठीक है, अब लाइन को फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि उस एरिया में स्पीसीज, प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना कि प्लांट की कितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, एनिमल की कितनी स्पीसीज हैं उनको पहचानना, और दूसरा उनको इन्यूमरेट करना। इन्यूमरेट का मतलब उनकी संख्या गिनना। समझ में आया? आप फॉरेस्ट में गए हैं तो क्या करेंगे? वहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने टाइप के वहाँ प्लांट हैं, कितने टाइप के एनिमल हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब स्पीसीज की डाइवर्सिटी पता लगा रहे हैं आप, उसकी रिचनेस पता लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको इन्यूमरेट करेंगे। इन्यूमरेट का मतलब उनकी संख्या गिनना। तो यही दोनों मिला करके स्पीसीज कंपोजिशन बोला जाता है। समझ में आया? तो स्पीसीज कंपोजिशन यही चीज है, ये इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आता है। एक और होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या है, यहाँ से इसको, यहाँ इस एरो इसको लगाइएगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में पहली चीज क्या होती है, हम लोग देखते हैं स्पीसीज का कंपोजिशन कैसा है, और एक चीज है दूसरा कि स्ट्रैटिफिकेशन भी देखा जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें दो चीजें देखते हैं, एक तो स्पीसीज का कंपोजिशन कैसा है और स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन भी इसी का एक हिस्सा है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले भी समझा रहे हैं। ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। प्लांट का या एनिमल की स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज हैं उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यह है स्ट्रैटिफिकेशन। हिंदी में इसको स्तर बोलते हैं। ठीक है, लेवल। जैसे आप फॉरेस्ट में हैं, फॉरेस्ट में आपको देखिए जो बड़े पेड़ होते हैं, कुछ ट्री क्या होते हैं, बड़े साइज के, इनको कहिए हैं ट्री। ये हो गया ट्रीज हो गया। उसके बाद छोटे पौधे होंगे, छोटे पेड़ होंगे, कुछ नहीं होंगे, छोटे होंगे। लार्ज ट्री, मीडियम साइज ट्री, ये हो गया लार्ज ट्री, ये क्या हो गया मीडियम साइज ट्री,
ये क्या हो गए, स्मॉल साइज ट्री हो गया। इसके बाद में हर्ब्स होंगी, ट्री के बाद क्या होता है, हर्ब्स। उसके बाद श्रब्स और छोटी होंगी। ग्रासेस कहाँ होंगी, एकदम बॉटम पर। तो ये लेयर बन रही कि नहीं बन रही, सबसे ऊपर की लेयर लार्ज ट्री की है, उसके बाद मीडियम ट्री की लेयर हो गया, उसके बाद स्मॉल ट्री की लेयर है, और उसके बाद किसी है श्रब जो झाड़ियाँ हैं उनकी एक लेयर है, ठीक है, हर्ब्स की लेयर और ग्रासेस, सबसे नीचे ग्रासेस। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, वर्टिकली है ना। वर्टिकली का मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो किसी इकोसिस्टम में दो ही चीज देखते हैं, वहाँ स्पीशीज कितनी हैं, उनकी वैरायटी कितनी है, और वो कहाँ रह रही है, नीचे है कि ऊपर है कि और ऊपर है, ठीक है। सबको मिलाकर के दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा इसको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पर ट्री क्या होगा, टॉप पर रहेगा एकदम, ठीक है, हर्ब्स जो श्रब्स होंगे मिडिल में रहेंगे, ठीक है, और हर्ब्स हो गया, उसके बाद क्या होगा, ग्रासेस, ग्रासेस एकदम बॉटम पर रहेगा। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल कंपोनेंट इकोसिस्टम में होता क्या, ठीक है, क्या क्या चीजें चलती हैं। तो इकोसिस्टम में आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी होती है, भोजन बनता है कि नहीं बनता है, प्रोडक्टिविटी भोजन बनता है ना, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, इसको क्या है, प्रोडक्टिविटी। और क्या होता है इकोसिस्टम में, एनर्जी का क्या होता है, फ्लो। एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, सबको पता है ना, 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल चलता है। और क्या होता है इकोसिस्टम में, डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन। और क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये इसके फंक्शन है, ये इकोसिस्टम का फंक्शनल पार्ट है। अभी हमने बताया था ना कि इकोसिस्टम में होता क्या क्या है, इन्हीं चीजों को लिखा गया था ना, ठीक है। तो फंक्शनल था, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब एक एक करके इनको पढ़ना है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्ट, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस है कि नहीं है, बताइए। क्या ये फोटोसिंथेसिस एग्जैक्ट है? इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना भोजन बना, कितना बनाया, कितना बायोमास बना। बायोमास, पौधे भोजन बनाते हैं ना सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्या जानवर भी भोजन बनाते हैं? भोजन तो नहीं बनाएंगे लेकिन बॉडी में बायोमास बनाएंगे। कोई जानवर पौधे को खाता है, अपनी बॉडी में ग्रोथ करता है ना, तो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है आखिर बायोमास बन रहा है ना, मास बन रहा है, उसके अंदर नहीं बन रहा है। तो प्रोडक्टिविटी एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी, ठीक है, अलग अलग होती है दोनों में। प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना भोजन बना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। लिखिएगा अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, इसलिए मैंने बायोमास लिख दिया, ठीक है, फूड नहीं लिखा है। बायोमास प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट एरिया, यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, किसी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में कितना भोजन बना, कितना बायोमास बना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। जैसे देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, हम लोग बायोमास को दो टर्म्स में दिखा सकते हैं। एक तो वजन, कितना ग्राम भोजन बना, और दूसरा है एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। अमाउंट के रूप में दिखा सकते हैं कितना भोजन बना, कितना बायोमास, उसको एनर्जी के रूप में, क्योंकि ज़्यादा भोजन बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी भी तो रहेगी इसमें, फूड में तो एनर्जी रहती है, ठीक है। तो यूनिट में लिखेंगे यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, समझ रहे हैं। ये इसकी यूनिट है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मान लीजिए खेत है, ठीक है, फील्ड है, ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट, तो उस आप 1 मीटर स्क्वायर में जितने पौधे लगे हैं
जो उसमें जितने भी जीव हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी प्लांट भी कराएंगे और एनिमल्स भी कराते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना भोजन बना ग्राम में निकालेंगे उसको, और 1 साल का डाटा लेते हैं पर ईयर, 1 साल, ठीक है, लिखा ना। अमाउंट ऑफ बायोमास, ये बायोमास हो गया, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, और इसको किलो कैलोरी की टर्म्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर इसको हटाएंगे, इसको मैंने हटा दिया तो क्या करेंगे, -2 और -1 कर देंगे ना, या अपॉन हटा दिया जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा -2, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ये इसकी यूनिट हो गई। अब बताइए यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइए कि प्रोडक्टिविटी फूड अनलिमिटेड लगा है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहाँ फूड अनलिमिटेड है, ड्रॉप अगर हम, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो बताइए प्राइमरी वाली की बताइए, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, लाइट के प्रोजेक्ट, किस एरिया में, ओशियन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? गलत हो जाएगा, जहाँ पर एरिया सबसे ज्यादा किसका है, ओशियन का। आपके हिसाब से भोजन सबसे ज्यादा ओशियन में बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। अगर कहा जाए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आंसर क्या होगा, ओशियन। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण ओशियन में होता है, सबसे ज्यादा भोजन ओशियन में बनता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अलग है और फोटोसिंथेसिस अलग है। प्रोडक्टिविटी में यूनिट एरिया लिया जाता है, किसी यूनिट एरिया में एरिया से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए जितना भी भोजन बना, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एरिया से। आप बताइए ओशियन में ठीक है भोजन ज्यादा बनता है जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पर एलबी बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। एरिया क्या है ओशियन का, ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू जब ज्यादा हो जाती है तो ये भोजन उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, ओवरऑल वैल्यू घट जाती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया ज्यादा, जितना फूड बन रहा है उससे कहीं ज्यादा एरिया ओशियन का। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वो घने जंगल है, ठीक है, पास है पौधे, वहाँ जो भोजन बनेगा फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन एरिया उतना ज़्यादा नहीं होता है। राइट सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठीक है एरिया है, लेकिन ओशियन की अपेक्षा तो कम है ना। ओशियन की अपेक्षा उसका एरिया क्या है, कम, भोजन उसकी अपेक्षा ज़्यादा बनता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी यहाँ ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस ओशियन में ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, यहाँ नोट कर लीजिएगा इसको कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ओशियन में, ठीक है, और मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ लिखेंगे, ओशियन। समझ में आ रहा है, तो इसके बाद पढ़ना क्या है कि 2 टाइप का प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी है और सेकेंडरी वाली है, ठीक है। तो उसको अगली बार यस।